हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। और हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स की सीरीज। तो लास्ट करंट अफेयर्स हम लोगों ने कल देखा था, फिलहाल आज कंप्लीट करने वाले हैं बाकी के करंट अफेयर्स को। बाकी इसके बाद हमारी ये डिटेल्स दी हुई हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट को पूछने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ अवेलेबल कोर्सेज भी हैं, जैसे ये प्रीलिम्स अवेलेबल कोर्स है जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। और मैं कहूंगा कि ये सारी सीरीज को आप लोग फॉलो करिए अगर आपको एक बेटर रिजल्ट अपने एग्जाम में पाना है तो। इसके अलावा मेंस की हमारी सीरीज चल रखी है जिसकी भी अगेन प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसके अलावा आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं टेस्ट सीरीज लेकर के, तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर्स। तो देखिए हमारा आज का करंट अफेयर सबसे पहला आता है हरगिल्ला एक पक्षी से। ये एक जो होता है बर्ड होती है और बगुला टाइप का होता है, बड़ा बड़ा होता है। इसलिए अगर देखा जाए कि कहां पाया जाता है तो ये पाया जाता है मेनली असम, बिहार और कंबोडिया के एरिया के पास में। ठीक है। इसके अलावा अगर IUCN इसकी कैटेगरी देखी जाए तो IUCN कैटेगरी इसकी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 4 में इंक्लूड किया जाता है। अब ये देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या फिर IUCN, ये सारा का सारा हम लोग इन्वायरमेंट में बात करेंगे, या जितने लोग भी पढ़ रखे होंगे उनको आइडिया होगा। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 4, 5, 6 तक की शेड्यूल्स होती हैं। इस तरीके से हमारी अलग अलग कैटेगराइजेशन हो रखी है। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि हरगिल्ला के लिए न्यूज क्या है, तो न्यूज ये है एक्चुअल में कि जो असम स्टेट का जो जू है एंड वाइल्ड लाइफ NGO अरण्यक, ये इंपॉर्टेंट NGO है, नाम याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि असम स्टेट की जो जू है और वाइल्ड लाइफ NGO अरण्यक, ये दोनों के दोनों मिल करके हरगिल्ला को एक आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और वहां पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली जो होती है हरगिल्ला की प्रोटेक्शन के बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा एक और आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है और ये है कि डॉक्टर पूर्णिमा द्विवेदी बर्मन के बारे में, जिन्होंने हरगिल्ला मतलब ग्रेटर एडजुटेंट भी इसको बोला जाता है, हरगिल्ला को ही बोला जाता है। तो हरगिल्ला की कंजर्वेशन के लिए ये जो हमारी पूर्णिमा देवी है, इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है, जिनके लिए इनको विटले अवार्ड भी मिला हुआ है, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है 2017 में। एंड दिस वाज रिमार्केबल कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन वर्क। समझ में आ गया क्या चीज है। इसके अलावा दूसरी हमारी करंट अफेयर्स आती है, वो आती है हमारी एशियाटिक लॉयन के बारे में। अब देखिए एशियाटिक लॉयन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये एशियाटिक लॉयन पाया जाता है गिर फॉरेस्ट में, जो कि पाया जाता है गुजरात में। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में है। तो ये पाया जाता है सौराष्ट्र रीजन, गिर रीजन में, जो कि गुजरात में हो जाती है। इसकी कैटेगरी इंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है। देखिए कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इंडेंजर्ड कौन सा है, शेड्यूल 1 कौन सा है। तो देखिए ये प्योरली आपको याद करना है, इसमें कोई कुछ कंसेप्ट नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन बेसिस पे होती है कि भाई इनकी संख्या कितनी है। जस्ट फॉर योर मेमोरी बेसिस मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिसके थ्रू आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन अगेन ये कोई कंसेप्ट नहीं है, दिस इज जस्ट अ ट्रिक। देखिए ये हमारा नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, ये हमारा गुजरात का रीजन हो जाएगा इस तरीके से, ये हमारा पूरा इंडिया का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए दिस इज हाउ द थिंग इज। अब देखिए इस रीजन में जो कोई भी पक्षी पाया जाएगा, इस रीजन में गुजरात के आसपास या राजस्थान के थोड़े से एरिया में, ये पूरा इंडेंजर्ड है, ठीक। यहां पर भी अगर कोई पाया जाता है वो इंडेंजर्ड पाया जाएगा। अगर इस एरिया में है, बचे हुए एरिया में, मतलब ये जो एरिया है, यहां पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड होंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देखिए केवल और केवल ट्रिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर। बाकी यहां पर या तो आपको इंडेंजर्ड मिलेंगे या फिर आपको वल्नरेबल मिलेंगे, यही दो कैटेगरी मिलेगी, इसके अलावा कोई और कैटेगरी यहां पर नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं गुजरात का रीजन ये आ जाता है, यही इंडेंजर्ड वाले इलाके में आ जाएगा। तो हमारे ट्रिक से भी ये काम बैठ जा रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए इसके बारे में तो रिसेंटली अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ कैनाइन डिस्टेंपर वायरस एंड बेबिसियोसिस डिसीज कॉज्ड बाय टिक बॉर्न पैरासाइट, ये काफी ज्यादा एशियाटिक लॉयन की संख्या को गिरा दिया है। अब देखिए अभी क्या है, रिसेंट में कई सारे वायरस का अटैक हुआ है, जिसमें कोरोना वायरस भी एक है। तो हम लोग वायरस को एक साथ ही एक कैटेगरी करके उसको डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि गुजरात में फिलहाल में कैनाइन डिस्टेंपर एक वायरस फैल गया है, जिसके कारण से केवल और केवल ये हमारे एशियाटिक लॉयन ही नहीं बल्कि और कई सारे जानवरों की भी मतलब डेथ हो गई है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए राजस्थान में भी एक बैक्टीरिया नहीं, एक वायरस फैला हुआ था और इस वायरस के कारण से भी यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स की मौत हो गई थी।
बर्ड्स जो होती है यहाँ पर ये डेड हो गई थी। तो आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा, अदरवाइज हम लोग इसको नेक्स्ट करंट अफेयर्स में इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कैनाइन डिस्टेंपर एक वायरल डिसीज है जो कि बहुत ज्यादा मतलब एरिया में फैलता है। इट इज बाकी कई सारे डॉग्स हो गया या फॉक्सेस हो गए, पैंडास हो गए, इन सारे जानवरों में भी फैल जाता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो जाती है, नर्वस प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण से जानवरों की मौत हो जाती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल बी द मेन बॉडी टू टेक सेंसस ऑफ द एशियाटिक लायंस। अब ये लिया जाएगा सारा का सारा जो सेंसस है वो मई 2020 से स्टार्ट किया जाएगा। जो लास्ट सेंसस हो रखी है उस लास्ट सेंसस में नियर अबाउट 523 एशियाटिक लायन निकल करके आए थे। इस बार उम्मीद है कि थोड़े से और ज्यादा संख्या निकल सकती है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने काफी इंप्रूव कर दी है इन शेरों को, मतलब कि एशियाटिक शेर को कैलकुलेशन के लिए। इसके अलावा गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है हर 5 साल पे अपनी कैलकुलेशन करते रहता है, मतलब इनकी संख्या काउंट करते रहता है। ठीक है, बाकी देखिए गिर फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि गिर फॉरेस्ट एंड सेंचुरी जो है वो गुजरात में पाई जाती है, और ये पाई जाती है गिर हिल्स के पास में। ये पाई जाती है गिर हिल्स के पास में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये भी अगेन क्या है, एक तरीके का पक्षी ही होता है, और ये पाया जाता है मेनली राजस्थान गुजरात के फील्ड्स में। जनरली ये जो होता है काफी बड़ा होता है और ये उड़ सकता है। तो इसी वजह से क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन भी उड़ जाता है कि आखिर में इतना बड़ा होने के बावजूद भी उड़ कैसे पा रहा है। तो ये उड़ सकता है। हैबिटाट के बारे में बात करें, देखिए गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के एरियाज में ये पाया जाता है। IUCN कैटेगरी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, अभी हम लोगों ने मैप जब देखा था तो हम लोगों ने देखा था कि जो भी राजस्थान गुजरात इस एरिया में, मतलब राजस्थान के एरिया में आ रहा था, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो रहा था। तो देखिए ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जा रहा है, यानी कि हमारे ट्रिक के हिसाब से सही बैठ जा रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमारी शेड्यूल 1 में आती है, और साइट्स की कंजर्वेशन और ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसी के लिस्ट में ये शेड्यूल अपेंडिक्स 1 में आती है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि अंडर रिकवरी प्रोग्राम ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट में भी इसे इंक्लूड किया गया है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि क्या चीज है। इसके बाद आगे अगर बात करते हैं तो इट इज द वन ऑफ द हेवीएस्ट बर्ड जो उड़ सकता है। तो ये भी अगेन जो होता है एक थोड़ा सा आश्चर्य का विषय बना हुआ है। बाकी देखिए कुछ यहाँ पर मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इंक्लूड किए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसको एक जगह पे नोट्स बना करके लिख लीजिएगा। मैं हर दिन कुछ ना कुछ सेंचुरीज, कुछ ना कुछ नेशनल पार्क बताते रहूंगा, उसको आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में बात करें, दिस इज इन राजस्थान। रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें, आंध्र प्रदेश में है। करेरा के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्रोकोडाइल के बारे में, मगरमच्छ के बारे में। अब देखिए हमारे पास जो मगरमच्छ होते हैं, हमारे यहाँ जितने भी क्रोकोडाइल्स हैं वो एक्चुअली 3 कैटेगरी के हैं। उसमें से एक कैटेगरी होती है जिसको बोला था मगर, या इसी को बोला था मगरमच्छ। ये जो होता है बहुत ही वाइड वैरायटी में, बहुत ही मतलब समझ लीजिए कॉमन है, और ये ऑल इंडिया कॉमन है, हर जगह पे पाए जाते हैं। तो दिस इज हैबिटाट ऑल इंडिया, लेकिन मेनली ये पाए जाते हैं साउथ इंडिया में। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि उनका पैर जो है वो पकड़ लिया गया था मगरमच्छ के द्वारा। तो साउथ इंडिया के ही थे वो। तो कावेरी रिवर और अमरावती रिवर के पास में ये ज्यादा पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए पाए कहां जाते हैं तो ऑल इंडिया पे प्रेजेंस है, लेकिन ज्यादा पाए जाते हैं कावेरी और अमरावती में। ये जनरली फ्रेश वाटर रिवर और मार्शेस वगैरह में पाए जाते हैं, तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरा हमारा आता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अब देखिए नाम से ही लग रहा है सॉल्ट वाटर है, यानी कि ये रहता होगा सैलाइन वाटर में। सैलाइन वाटर में, और सैलाइन वाटर कौन कौन सी होती है, जो भी इनलैंड वाटर्स होती हैं वो हमारी सैलाइन आ जाती हैं। यानी एक बात समझ में आ जाती है कि ये पाया जाएगा सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में क्यों? क्योंकि यही यहां पर इनलैंड वाटरवे बना रही होती है। तो देखिए हैबिटाट कहां है, भीतरकनिका में है, सुंदरबंस में है, तो ये इलाके हो जाते हैं। इसके अलावा ये मैनग्रोव के फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं, ईस्ट कोस्टल एरियाज में भी पाए जाते हैं। IUCN कैटेगरी में ये लीस्ट कंसर्न एरिया में आ जा रहा होता है। क्लियर हो गया। बाकी देखिए घड़ियाल के बारे में बात करें, घड़ियाल का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका जो मतलब मुंह होता है वो घड़े के टाइप का होता है, तो घड़े के कारण होने के कारण इसका नाम घड़ियाल पड़ जाता है। मेनली पाया जाता है नदर्न इंडिया में, और नदर्न इंडिया में भी कतनिया घाट जो यूपी में है, नेशनल चंबल सेंचुरी मध्य प्रदेश, सतकोशी गॉर्ज उड़ीसा, इन इलाकों में ये मेनली पाया जाता है। जनरली ये बैडलैंड एरिया में पाए जाते हैं, जो कि गंगा, सोन, चंबल, महानदी इन एरियाज में आ जाते हैं। IUCN कैटेगरी में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
रिसेंटली हुआ क्या है, न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि देखिए अभी रिसेंट में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की संख्या में इंक्रीज देखने को मिला है, तो ये इंक्रीज हो गई है संख्या इनकी, तो इस वजह से न्यूज में आया है। क्लियर हो गया। बाकी इसके आगे देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है हमारी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर का मतलब क्या होता है, विजन का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि देखने से, दृश्य, कुछ जिस चीज को आप विजिबिलिटी बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मतलब देखने की ज्यादा क्षमता, ज्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, रिसेंट में अभी कुछ स्टारफिश टाइप की पाई गई हैं, स्टारफिश समझ सकते हैं इसको, एक्चुअल में स्टारफिश नहीं है, इसका नाम है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन करके रखा गया है। तो स्टारफिश टाइप की दिखती है और इसके पास आंखें नहीं है, मतलब इनके पास ऑक्यूलर विजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये देख सकती है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। और ऐसा एक जीव नहीं है, एक प्राणी नहीं है, एक स्पीसी नहीं है, एक्चुअल में दो स्पीसी हैं। इट इज द एबिलिटी टू सी विदाउट आईज इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन। तो जिसके पास आंखें नहीं होती है फिर भी देख पाता है, उसको बुलाता है ऑक्यूलर विजन। दो स्पीसी पाए गए, एक का नाम है रेड ब्रिटल स्टार जो कि अगेन एक मरीन स्पीसी है, और दूसरी हमारे सी अर्चिन स्पीसी जो कि अगेन सी स्पीसी ही है। इट हैज पार्टिकुलर मतलब इसके है क्या, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का ये स्पीसी दिख रहा है अगर, तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से दाने दाने बने हुए हैं, इस तरीके से यहाँ पर दाने दाने बने हुए हैं, और ये रेड कलर का रहता है। अब होता क्या है कि ये जितने भी यहाँ पर दाने दाने टाइप के बने हुए हैं, ये सारा का सारा इसको एक समझ लीजिए कि फीलिंग दे रहा होता है, एक आइडिया दे रहा होता है, और यही इसके ऑक्यूलर विजन के रूप में काम कर रहा होता है। तो दिस इज बेसिकली रेड जो ब्रिटल स्टार है, इट इज सिग्नेचर कलर टाइप का है, सिग्नेचर कलर चेंज, मतलब ये जो होता है कलर चेंज भी पाया जा रहा है इसमें। और ऐसा रिसर्चर ने बोला है कि इसका जो कलर चेंज होने की जो इसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन से ही कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है। तो हमें अभी इसके ऊपर और रिसर्च करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये चीज बताई गई है। बाकी देखिए कुछ फेस्टिवल्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर में ये आ जाते हैं, करंट अफेयर्स में भी जो रहते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला कल्चर है धनु जत्रा। धनु जत्रा जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। देखिए जत्रा कहीं पर भी आए तो आप समझ लीजिए कि दिस इज रिलेटेड विद कृष्ण, दिस इज रिलेटेड विद लॉर्ड कृष्णा। और धनु जत्रा ये उड़ीसा में मनाया जाता है। यहाँ पर हुआ क्या था कि जैसे जो इनका मामा था, जो मामा इनका कंस था, उसने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया हुआ था, और उसमें हमारे जो ये कृष्ण जी हैं और इनको जो ब्रदर बलराम थे, दोनों के दोनों जाते हैं और वहां पर अल्टीमेटली जीत करके आते हैं। तो दिस हैज आल्सो बीन मेंशन्ड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यहाँ पर भी मेंशन है। और इनफैक्ट ये दिखाता है कि किस तरीके से अच्छाई की बुराई पे जीत हो रही है। और इनफैक्ट इसी जीत के कारण से 1947 जब हम लोग आजाद हुए तो उस दौरान भी इस धनु जत्रा का परफॉर्मेंस हुआ था। तो काफी अच्छा चीज है, ये देख सकते हैं। और इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो अकॉर्डेड नेशनल फेस्टिवल स्टेटस टू धनु जत्रा इन नवंबर 2014। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ध्यान रखिएगा कि धनु जत्रा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए एक माधोपुर मेला होता है। माधोपुर एक जगह का नाम है जो गुजरात में पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट अगेन है। माधोपुर ये गुजरात में एक जगह का नाम पड़ता है। यहाँ पर एक फेस्टिवल बनाया जाता है जिसका नाम पड़ता है माधोपुर मेला। हर साल की कहानी है। तो देखिए करंट अफेयर्स इतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट अगेन नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, गुजरात आप लोग को पता है, गुजरात में कृष्ण जी के लिए ही ज्यादा फेमस है यहाँ पर, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर कृष्ण जी की जो वाइफ रहती हैं, जिनके से शादी रहती है, रुक्मणी, इन रुक्मणी का जो रिलेशन रहता है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रहता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश के राजा थे उस समय, उनके साथ में ये पिता रहते हैं, इनके फादर, ठीक है। तो अब ये इनका जो मतलब कि गुजरात का जो रिलेशन है वो लिंक हो गया किसके साथ, अरुणाचल के साथ, अरुणाचल प्रदेश या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ हो गया। अब इसी वजह से क्या हुआ है कि जब भी ये माधोपुर मेला होता है तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में लिंकिंग की जाती है। फिलहाल इस बार के करंट अफेयर्स में क्या है कि माधोपुर मेला हुआ है। माधोपुर मेला में इस बार क्या हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, ईस्ट स्टेट्स, ये सारे के सारे स्टेट्स इस बार पार्टिसिपेट करेंगे इन द गुजरात के माधोपुर मेला में। तो यही थी पूरी की पूरी माधोपुर मेला की कहानी। तो आपको एक लिंक पता चल गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज है ये माधोपुर मेला। इसके अलावा जो होता है नेक्स्ट जो फेस्टिवल है वो फेस्टिवल आ जाता है पद्मनूर यक्षगान। देखिए यक्षगान जो होती है अगेन ये मतलब कृष्ण की ही मतलब कह लीजिए कि स्टोरीज के बारे में है, और कर्नाटक में ये मनाया जाता है। इनफैक्ट यक्षगान जो होती है वो तीनों स्टेट में है, मतलब कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है और केरल में भी मनाया जाता है। अलग अलग नामों से होता है, कहीं पर यक्षगान बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है। तो ये भगवान यक्ष के बारे में यहाँ पर बात की जा रही होती है। और यक्ष इज ऑल्सो रिलेटेड विद लॉर्ड कृष्णा।
अब यहाँ पर क्या होता है कि दिस इज अ मल्टी फेथ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें हिंदू भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, मुस्लिम्स भी होते हैं, और हर साल इसको होस्ट किया जाता है। इसमें मल्टी मतलब समझिए मल्टी कल्चरल है ये एक तरीके का फेस्टिवल। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे इसमें डांस भी होता है, ड्रामा भी होता है, म्यूजिक भी होती है, सब कुछ ही होता है, एवरीथिंग। और सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग मिलकर कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें भक्ति मूवमेंट का एक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। भक्ति मूवमेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति मूवमेंट आपको पता होना चाहिए, सूफिज्म आपको पता होना चाहिए, ये सब आपके हिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग लॉकडाउन सीरीज में हमारे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारा का सारा हम लोग बहुत डिटेल में चेकेंगे कि आखिर में क्या है। क्योंकि देखिए हिस्ट्री में गुप्ता पीरियड हो गया, इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, फिर आपका जो हड़प्पन वगैरह है, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इसके अलावा भक्ति मूवमेंट, सूफिज्म, ये बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनको आपको कवर करके जाना चाहिए। इसके अलावा हमारा एक नेक्स्ट फेस्टिवल है जिसका नाम है लाई हरोबा। लाई हरोबा ये मेती कम्युनिटी के द्वारा मनाई जाती है, जो कि मणिपुर और मिजोरम के पास में रहती है। मणिपुर मिजोरम के पास में, क्लियर है। हालांकि ये मेती कम्युनिटी कई सारे एरियाज में फैली हुई है, अभी हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए अगर बात करते हैं कि हमारा यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ पर हमारा सिक्किम हो जाता है, जैसे सिक्किम, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाती है, यह असम का एरिया है, यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पर मणिपुर है, यहाँ पर मिजोरम है, फिर उसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा है और ऊपर मेघालय है। अब देखिए ये जो मणिपुर, त्रिपुरा और ये जो मिजो का एरिया है, इस एरिया में यहीं पर रहती है मेती कम्युनिटी। ये पूरा मेती कम्युनिटी का निवास स्थान है। अब सीधी सी बात है, बॉर्डर इस पार बॉर्डर उस पार दोनों जगह रहेंगे, यानी म्यांमार में भी इनकी प्रेजेंस पाई जाएगी, बांग्लादेश में भी इनकी प्रेजेंस पाई जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों एरियाज में पाई जाती हैं। तो लाई हरोबा इज बेसिकली अ रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड बाय मणिपुरी मेती कम्युनिटी सिंस एंशिएंट टाइम, और इस बार ये स्टार्ट हो रहा है त्रिपुरा अगरतला से। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आखिर में किस कम्युनिटी के द्वारा ये मनाया जाता है और कहां से है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मेन फेस्टिवल स्टिल परफॉर्म्ड इन मणिपुर व्हिच हैज इट्स रूट इन प्री वैष्णवाइट पीरियड। तो प्री वैष्णवाइट पीरियड के समय से ही ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल है, जिस फेस्टिवल का नाम है जो कुटपई फेस्टिवल। ये देखिए जो कुटपई फेस्टिवल, ये अगेन जो होता है मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा मनाया जाता है, मिजोरम के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है, कुछ लोग इस तरीके से बैठे रहते हैं और इस तरीके से बांस वगैरह लगा के रखे रहते हैं, बैम्बू वगैरह लगा के रखे रहते हैं, और इसमें एक लेडी रहती है जो कभी इधर घूमती है, इधर घूमती है, इधर घूमती है, इधर घूमती है। तो इसी को बोला जाता है जो कुटपई फेस्टिवल। ये जो कोई फेस्टिवल जो है वो मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा मनाया जाता है और एटलीस्ट 10 ईयर्स में मनाया जा रहा है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये ब्रदरहुड को शो करने के लिए मनाते हैं, ब्रदरहुड कह लीजिए, या एक कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए। मतलब कि जितने भी मिजो कम्युनिटी के लोग हैं वो सारे लोग जहां पर भी हैं, चाहे वो यूएस में है, म्यांमार में है, बांग्लादेश में है, चाहे इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स में, तो उनके साथ एक कनेक्टिविटी मेंटेन हो रखी है। और इस कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए ही इन लोगों ने इस तरीके के फेस्टिवल्स वगैरह मनाना शुरू किया हुआ है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि ये क्या सीन है, समझ में आ गया। बाकी सिंबल ऑफ ब्रदरहुड ये सब तो हो ही गया। बाकी देखिए कुछ और फेस्टिवल्स के बारे में है, और यहाँ पर जो हम लोग फेस्टिवल के बारे में डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे हम लोग क्रिश्चियंस के फेस्टिवल के बारे में। बेसिकली क्रिश्चियन के बारे में फेस्टिवल से हमारे पास 3 तरह के फेस्टिवल आ जाते हैं। एक फेस्टिवल है जो इपिफैनी फेस्टिवल है, दूसरा फेस्टिवल ईस्टर फेस्टिवल है, तीसरा फेस्टिवल हमारे पास आ जाता है वो क्रिश्चियन का क्रिसमस आ जाती है। तो इपिफैनी फेस्टिवल अभी फिलहाल न्यूज में रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरा देख लीजिए क्या चीज है कि इपिफैनी इज अ फीस्ट डे, मतलब दावत का दिन बोला जाता है, और यहाँ पर कमेमोरेशन हुई थी। यहाँ पर जैसे बोला था बैप्टाइज भी किया गया था हमारे भगवान यीशु को, ठीक है। तो ये सब चीजें इपिफैनी फेस्टिवल के थ्रू मनाई जाती है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन क्रिश्चियनिटी टू मार्क द विजिट ऑफ मैगी। मैगी का मतलब क्या है, 3 वाइज लोग आए थे, 3 किंग आए थे इन्फेंट जीसस को, और यहाँ पर एट द एज ऑफ 12। ये सब इतना डिटेल देखिए जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि इपिफैनी फेस्टिवल एक तरीके का फेस्टिवल है जो कि फीस्ट डे के रूप में जाना जाता है, और इस समय बैप्टाइज किया गया था जीसस को। क्लियर है। दूसरा ईस्टर फेस्टिवल मनाया जाता है, ये भी जो होता है क्रिश्चियन फेस्टिवल है, जहां पर रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में, आफ्टर जब मर गए थे तो फिर से जिंदा हुए थे, तो उसके बारे में ईस्टर मनाया जाता है। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के लिए मनाया जाता है। बाकी आपको तीनों के बारे में पता चल ही गया होगा क्या चीज है, जीसस क्राइस्ट के बारे में आपको पता ही होगा। चलिए खैर, फेस्टिवल के बाद हमारा नेक्स्ट आता है पटोला साड़ी। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही समझ लीजिए कि इंडिया का एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर भी होता है। पटोला साड़ी एक्चुअल में बनाई जाती है गुजरात के पतन के पास में, गुजरात में
पतन एक इलाका है, वहां पर बनाई जाती है। इसके अलावा पतन के अलावा ये सूरत में भी बनाई जाती है और अहमदाबाद में भी बनाई जाती है। होता क्या है कि पटोला साड़ी में जैसे मान लीजिए इसके जो एक एक रेशे होते हैं, एक एक जो कह लीजिए सिल्क होती है, उस सिल्क को कलर करके इंडिविजुअल बेसिस पे उसको फिर उसको एक साथ बनाया जाता है और साड़ी का रूप दिया जाता है। तो इसको काम को करने में नियरली 6 मंथ्स टू 1 ईयर लग जाता है एक साड़ी बनाने में। और ऑब्वियस सी बात है 6 महीने से 1 साल अगर लग रहा है तो इसका दाम बहुत ज्यादा होगा। एक्चुअल में ये बहुत बहुत ही कॉस्टली होती है और इसका हम लोग मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। मार्केट का मतलब इंटरनेशनल मार्केट में, यानी हम लोग एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा इसका करते हैं। और मेन जो हमारी एक्सपोर्ट करने के लिए जो कंट्री है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से काफी ज्यादा डिमांड आती है। तो बाकी देखिए इसके बारे में वही बताया गया है कि खादी एंड विलेज जो हमारा इंडस्ट्रियल कमीशन है, इस कमीशन के बारे में भी अभी बात करेंगे हम लोग। ये केवीआईसी जो हमारी कमीशन है, इसने फिलहाल में इस सारी चीजों को जो मैन मेड मैनुअल तरीके से की जा रही है उसको अब कन्वर्ट कर दिया गया, मैकेनाइज कर दिया गया है। और मैकेनाइज करने में जो पहली प्रोसेसिंग प्लांट लगाई गई है वो लगाई गई है सुरेंद्रनगर में, जो कि गुजरात में है। अगर इसके थोड़े से और डिटेल के बारे में बात करें तो पटोला जो कि डबल इक्टाट वुवन साड़ी है, यूजुअली मेड फ्रॉम सिल्क, और पतन गुजरात इस इलाके में मिली बनाई जाती है। प्रोडक्शन जो होता है पतन जो है अहमदाबाद हो गया और सूरत में बनाया जाता है। एक्सपोर्ट किया जाता है इंडोनेशिया को। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है वो पतन इलाके का, या फिर बोल सकते हैं कि ये गुजरात का ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है पटोला साड़ी। केवीआईसी के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए केवीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्ट, केवीआईसी एक्ट 1956, और इसको रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर। क्लियर हो गया। देखिए केवीआईसी स्टार्ट विद द प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड अदर विलेज industries in the rural area in coordination with other agencies engaged in rural development wherever necessary। ठीक है, जहां पर जैसी जरूरत होगी वहां पर इस तरीके का काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बेलम केव के बारे में। बेलम केव जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के एरिया में पाई जाती है और इसको हम लोग कंधानवेलु सांबरालू के नाम से भी जानते हैं। ये पाई जाती है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट केव ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट आफ्टर द क्रेमलियात प्राह केव इन मेघालय। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए अच्छा क्रेमलियात प्राह केव कहां पर है, या फिर आपसे पूछ देगा बेलन केव कहां पर है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कहां पर है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में ये जो हम बेलन केव है ये फेमस क्यों है, ये फेमस क्यों है, या फिर जो मेघालय वाली जो ये केव है ये क्यों फेमस है। एक्चुअल में फेमस है अपने किसके कारण से, दिस इज फेमस बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम, कैल्शियम के कारण से। और आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कैल्शियम के कारण से लैंड फॉर्म्स बनते हैं, और यहाँ पर लैंड फॉर्म जो बनते हैं वो बनते हैं जैसे स्टाइलेक्टाइट हो गया, या स्टाइलेग्माइट हो गया, या फिर पिलर्स हो गए, या उवाला हो गया, है ना, ये सब हम लोगों ने बात किया हुआ था। तो ये सब चीजें बहुत सारे और भी होते हैं, जैसे पोल्जे हो गया, तो बहुत सारे बनते रहते हैं। इन सारे के बारे में आप लोगों ने देखा होगा लैंड फॉर्म, या इसी को बोला जाता है लाइमस्टोन लैंड फॉर्म्स। तो ये लाइमस्टोन लैंडफॉर्म के लिए काफी ज्यादा फेमस है। वर्ल्ड में अगर बात करें तो देखिए यूगोस्लाविया में मेनली पाया जाता है, तो ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेलम केव आज ज्योग्राफिकली, जियोलॉजिकली एंड हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या है, जैन और बुद्धिस्ट दोनों लोगों के रहने के लिए जैसे चैत्य और विहार बनाया जाता था ना, तो विहार के रूप में ये काफी ज्यादा फेमस है। इट इज द रेमनेंट ऑफ वेसल्स ऑफ प्री बुद्धिज्म एरा। क्लियर हो गया। बाकी देखिए इसके बारे में बताया गया दिस केव इज नोन फॉर इट्स स्पेलियोथॉर्म्स और स्टाइलेटाइट, स्टाइलेग्माइट, जो चीजें हम लोगों ने बात किया था वही चीज है। लॉन्ग गैलरीज है और ये सब चीजें आप लोग कुछ खास है नहीं। देखिए अच्छा दिस इज इंपॉर्टेंट कि ब्लैक लाइमस्टोन से बनी हुई है। जनरली क्या होती है व्हाइट लाइमस्टोन से ये चीजें पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लैक लाइमस्टोन से चीजें पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है सारस MK2। दिस इज अ एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये एक एयरक्राफ्ट है, हालांकि मिलिट्री के लिए है, बट ये दोनों काम कर सकते हैं, मतलब मिलिट्री के लिए भी यूज किया जा सकता है और दूसरा यूज किया जा सकता है इसको सिविलियन पर्सपेक्टिव से भी, दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इट इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज सिविलियन एयरक्राफ्ट। इसका मतलब क्या है मल्टीपर्पज, मतलब इसके साथ बहुत सारे पर्पज है। फर्स्ट थिंग, ये ऊपर से सर्विलांस भी कर सकता है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा भी सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कुछ देखना है, सुनना है, तो वो भी काम किया जा सकता है। देखना सुनना का मतलब ऊपर से ऑब्जर्व करना है, रिमोट सेंसिंग का काम करना है, तो ये सारा काम ये कर सकता है। इट इज डिजाइन्ड बाय NAL। इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एयर स्पेस के तरीके से आ जाती है, तो ये जो होता है सिविल एविएशन की तरफ से आ जाती है। तो दिस इज नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी, जहां पर ये लाइट कॉम्बैट लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये डिजाइन किया गया है। इट इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग बोथ डे एंड नाइट
इनफैक्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके लिए जो रनवे चाहिए वो बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी, हाईटेक वगैरह नहीं चाहिए होता है। इसमें क्या, अगर मान लीजिए ग्रास भी है, हल्की फुल्की घास भी है, तो भी उस पर ये उड़ जाएगा क्योंकि बहुत ही लाइट है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्रेट के लिए, सामान के लिए, सिविलियन के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए, तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर हम लोग नेशनल एरो स्पेस लैब के बारे में बात करें तो देखिए, इट इज इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट एंड ओनली गवर्नमेंट एरोस्पेस R&D lab in the country's civilian area. It was established by CSIR at Delhi in 1959 and its headquarters जो होता है वो बेंगलोर में बाद में शिफ्ट कर दिया गया था 1960 में। क्लियर हो गया। देखिए ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए कि किस लिए है, कहां से है, कब बनाया गया, हेडक्वार्टर कहां पे है, क्योंकि ये देखिए बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूपीएससी के द्वारा अब पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हमारी आती है इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट। मैं थोड़ा सा आपको कहानी सुनाता हूं तो आपको इसकी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर में ये सीन क्या है। जैसे क्या होता है, आप लोगों ने, सब लोगों ने मंगलयान मूवी देखी होगी, नहीं देखे तो देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी चीजें यहाँ पर मतलब आप सीख सकते हैं। मंगलयान देख सकते हैं, इंटरस्टेलर मूवी देख लीजिए, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अपोलो मूवी देख सकते हैं, ये भी आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, मार्शियन देख सकते हैं। तो ये सारी मूवीज जो होती हैं कहीं ना कहीं आपको काफी इंफॉर्मेशन दे देती है। ठीक है, चलिए खैर, अब मूवीज में जाकर न जाकर के हम लोग सीधे कंसेप्ट पे आते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई सैटेलाइट छोड़नी है, मान लीजिए आपको सैटेलाइट कोई टेस्ट करनी है या कुछ भी टेस्ट करना है, तो अब क्या होता है कि एक जगह पे लैब में बैठ करके जो यहाँ प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं, जितने साइंटिस्ट लोग होते हैं, ये साइंटिस्ट लोग अपनी ट्रेजेक्टरी बना के रखे रहते हैं और उसी ट्रेजेक्टरी के बेसिस पे ये लोग वॉच आउट कर रहे होते हैं कि किस तरीके से सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो सैटेलाइट मूव करते करते क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है, सिस्टम फेलियर की वजह से इनके साथ में कनेक्शन छूट जाता है। तो कनेक्शन यहाँ पे जैसे ही ब्रेक होता है, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं और उसके बाद से क्या होता है, मिशन को फेल मान लेते हैं कि भाई अब तो कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी भी एक काम किया जा सकता है। काम क्या किया जा सकता है, जैसे ही ये हमारे एलईओ को, जैसे मान लीजिए हमारा जो होता है अर्थ है, अर्थ के बाद ये हमारा एटमॉस्फेयर क्रॉस करके जैसे ये एलईओ में पहुंचता है, यहीं से हमारा सारा का सारा प्लान गड़बड़ होना शुरू होता है, यहीं से कनेक्शन ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो इस डेटा सैटेलाइट के थ्रू किया क्या जा रहा है, यहां पर पहले से कुछ सैटेलाइट मौजूद रहेंगे, जैसे जीसैट वगैरह होती है ना हमारी, कुछ सैटेलाइट हमारी पहले से ही मौजूद रहेंगी। और होगा क्या, इनके साथ में हमारा डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं ये, तो ये सीधा कनेक्शन होता है। देखिए जितने भी जियो स्टेशनरी, सन सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, ये मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, थोड़ा सा डिटेलिंग होती है तो इसलिए अभी मैं इंक्लूड नहीं किया हूं, तो आप लोगों को कल बता देता हूं। अब देखिए जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती है, इनके साथ में हमारा डायरेक्ट लिंक हो रखा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के साथ। अब होगा क्या, जब भी ये सैटेलाइट मान लीजिए यहां से छोड़ी गई, अब ये सैटेलाइट के साथ हमारा कांटेक्ट तो यहां तक तो बना हुआ है, लेकिन जैसे ही ये क्रॉस कर रहा है वैसे ही हमारा कांटेक्ट ब्रेक होने का चांस है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी सैटेलाइट जो हम लोगों ने छोड़ रहा है, इनके साथ में अगर कनेक्शन मेंटेन कर दिया जाए किसी एक के साथ में, क्या कनेक्शन वापस से मेंटेन हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता हो गया कि पहले से जो सैटेलाइट है उसके थ्रू हो करके हम नए वाले सैटेलाइट को मॉनिटर करें, और दूसरा होता है डायरेक्टली मॉनिटर करें। कोई भी एक कनेक्शन ब्रेक होगा, दूसरे के थ्रू हम लोग किसी भी तरीके से उसको लोकेट कर सकते हैं। और यही जो पुरानी सैटेलाइट है, इसी का एक ग्रुप, इसी को बोला जाता है इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, जो कि डायरेक्टली नए वाले सैटेलाइट के साथ जाकर के ये लोग कनेक्शन मेंटेन कर लेंगे। समझ में आ गया क्या केस है? तो अब देखिए इसके बारे में जरा डिटेलिंग देख लीजिए। इंडिया प्लान्स टू सेट टू रिंग इट्स ओन एरा ऑफ स्पेस टू स्पेस ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ इट्स स्पेस असेट दिस ईयर बाय पुटिंग अ न्यू सैटेलाइट सीरीज कॉल्ड इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। ये एक है टू प्लान टू ट्रैक एंड कंस्टेंटली बी इन टच विथ इंडियन सैटेलाइट। ठीक है, इंडियन सैटेलाइट का कॉन्स्टेंटली इन टच रहेगा, इन पर्टिकुलर दोज इन लो अर्थ ऑर्बिट, जो एलईओ में है उनके साथ में ये कॉन्स्टेंटली इन टच रहेगा, विच हैव लिमिटेड कवरेज ऑफ अर्थ। इसके अलावा कुछ डिटेल्स वगैरह दी गई हैं, तो इस डिटेल्स के बारे में भी देख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो डिटेल भी देख लीजिएगा। जैसे क्या है कि ये जो सैटेलाइट है वो 2000 किलोग्राम की है और इसको लॉन्च किया जाएगा जीएसएलवी से। जैसे देखिए हमारे पास अलग अलग लॉन्चर है, ये हमारे पास लॉन्चर है, सैटेलाइट को लेके जाने के लिए कोई एक रॉकेट चाहिए ना, तो हमारे पास लॉन्चर है, पीएसएलवी हो गई, जीएसएलवी हो गई। इसमें भी जो होता है अलग अलग है, जैसे मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4 अलग अलग तरीके की है, पीएसएलवी में भी अलग अलग तरीके की है। तो इनकी ये आखिर में ये कैटेगराइजेशन करते कैसे हैं? इनकी कैटेगराइजेशन करते हैं हम लोग पेलोड से। पेलोड का मतलब क्या है?
ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगेन देखेंगे। पेलोड का मतलब कितना भारी सैटेलाइट है, उसी भारी सैटेलाइट के हिसाब से हम लोग इसको अलग अलग लॉन्च व्हीकल बना के रखे हुए हैं। जैसे 2000 किलोग्राम के लिए जो फिट हमें सैटेलाइट बैठा, मतलब कि जो फिट हमें लॉन्चर बैठा है वो GSLV Mark II बैठता है। तो इट इज लॉन्चर और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाकर के इसको छोड़ देगा, 36,000 किलोमीटर दूर ले जाकर के छोड़ देगा। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा सा आपको डिटेलिंग याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दिस टेक्नोलॉजी जो अभी फिलहाल में इंडियन डेटा रिले वाली सैटेलाइट की जो टेक्नोलॉजी है वो इसके पहले रशिया और यूएस के पास है, बहुत पहले ही आ रखी है 1970s के ही दौरान में। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैप लोकेशंस है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। जैसे जितने इंपॉर्टेंट लोकेशन, मैं आपको कुछ एरियाज बता दे रहा हूं, आप वो सारे के सारे एटलस लेकर के बैठिएगा और सारे लोकेशन को एक साथ में ही इंक्लूड कर लीजिएगा। जैसे पहली लोकेशन आपको ये पूरी मिडिल एशिया वाली लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ये लोकेशन, ये सारी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। सऊदी अरेबिया मतलब ये जो अरेबियन पेनिनसुला की लोकेशन है ये पूरी आपको पता होनी चाहिए कहां पर क्या चीज है। इसके अलावा आपको ये साउथ ईस्ट एशिया वाली लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इस बार इंपॉर्टेंट है, चाइना के रीजन से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। आप हो सकता है कि स्टेट्स को या फिर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज को लोकेट करने को बोल दे नॉर्थ से साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। वुहान हो गया या जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो आप लोग लोकेट कर लीजिएगा कहां कहां कौन कौन सी चीजें न्यूज में रही हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये सब तो इंपॉर्टेंट, हर साल इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो आप लोग ये पढ़े ही होंगे। बाकी हम लोग ज्योग्राफी में इसको ज्यादा अच्छे से डिटेलिंग करेंगे। इसके अलावा देखिए जितने भी स्ट्रेट्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी रिसेंट में हॉर्मज स्ट्रेट और कुछ स्ट्रेट्स और भी इंपॉर्टेंट हैं जो न्यूज में रही हैं। इसके अलावा देखिए आपके पास एक इंपॉर्टेंट रीजन है वो है लामू, ये भी न्यूज में रहा है। लामू जो है वो केन्या में पड़ता है और ये कोस्टल इलाका है, दिस इज कोस्टल इलाका, यहाँ पर कहीं कहीं लामू पड़ता है, ये है लामू। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा कोरल एरिया है। कोरल एरिया मतलब दिस इज इन्वायरमेंटली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंटली। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जो सोमालिया के डाकू हैं, जैसे सोमालिया के डाकू ने यहाँ पर अटैक कर दिया है। अटैक करने के कारण से एनवायरनमेंट का काफी ज्यादा लॉस पॉसिबल है, इसी वजह से खैर इंपॉर्टेंट है। तो खैर कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी लोकेशन। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे ओमान हो गया, ओमान भी इस बार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इसके अलावा यहाँ पर दाकुम पोर्ट भी है जहां पर हम लोग मिलिट्री एयरबेस बना रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओमान की लोकेशन भी, ओमान की लोकेशन मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोली हुई है, इस वाले इलाके आप लोग देख लीजिएगा। बाकी गल्फ ऑफ एडन हो गया, कुछ गल्फ और कुछ स्ट्रेट्स का नाम मैं आप लोगों को लॉकडाउन अपनी सीरीज में ज्योग्राफी में मैं बता दूंगा और क्वेश्चन नियर अबाउट उसी एरिया से ही आ जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग आगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में देखिए हो जाते हैं। जैसे एक टर्म है जैसे जूस जैकिंग, क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूस जैकिंग, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कुछ टर्म्स के ये इंपॉर्टेंट मतलब होते हैं। जैसे जूस जैकिंग का मतलब ये है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपका फोन डिस्चार्ज हो रहा होता है और आप कहते हैं यार कहीं कहीं चार्जर मिल जाए, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कहीं पर भी चार्जर मिल जाए। आप जाते हैं तुरंत और तुरंत उसको पिनअप कर देते हैं। जनरली एयरपोर्ट में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एयरपोर्ट में क्या होता है, ऑलरेडी वहां पर डेटा केबल वगैरह लगी होती है, आप बस जाइए अपना फोन पिनअप करिए और आपका चार्जिंग होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस पिनअप करने, इस चार्जिंग करने के कारण से आपका पूरा फोन हैक किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि जैसे ही डेटा केबल आप इंसर्ट करते हैं अपने मोबाइल फोन में, वैसे ही पूरा का पूरा एक्सेस ये डेटा केबल ले लेता है। अब अपोजिट साइड में कौन बैठा है क्या आपको कभी पता है? इसके थ्रू मान लीजिए कोई मैलवेयर अटैक कर दिया गया, वायरस छोड़ दिया गया, पूरी इंफॉर्मेशन आपकी ले ली गई। और आजकल तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, फोटो से लेकर के बैंक अकाउंट तक सब के सब डिटेल फोटो में दिए रहते हैं आप, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि देखिए एक जूस जैकिंग मतलब वार्निंग जारी कर रखी है कि आप लोग इस तरीके का काम मत करिए। जूस जैकिंग का मतलब यही है कि आप जाइए जहां पर, वहां पर जो जैक जहां पर मिले वहीं पर बस स्टार्ट कर दिया आपने उसको चार्ज करना, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। इट हैज एडवाइज्ड पीपल टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस एज हैकर कैन मैलियसली इन्फेक्ट देयर स्मार्टफोन विद मैलवेयर। क्लियर हो गया क्या चीज है जूस जैकिंग का मतलब? इसके अलावा देखिए एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको बोला जाता है जस्ट कॉजेंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है जस्ट कॉजेंस। इसमें है क्या, जैसे देखिए वियना कन्वेंशन में हम लोगों ने वियना कन्वेंशन का मतलब हो गया इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी जैसे क्या हुआ है कि यूएसए और ईरान के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। मतलब एक जगह पे यूएस वाले ने क्या किया, ईरान के जो मिलिट्री सुपरवाइजर है, मिलिट्री के जो हाईएस्ट ऑफिसर है, उनको जाकर के ड्रोन से मार दे रहा है। फिर ईरान ने कुछ और कर दिया, फिर यूएस ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। तो एक बहुत ही ज्यादा टसल चल रही है, जो पॉलिटिकल वॉर चल रही है। इस वॉर का हम लोगों ने इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है वो इकोनॉमिक सर्वे में देख रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज इकोनॉमिक सर्वे,
मैं अगेन कहूंगा आप लोग देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो देखिए एक ये वाली चीज हो जाती है, यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम चल रही है। तो इसमें यूएस ने ये कहा कि यार देखो ऐसा है, ईरान अगर तुम अपने जितने भी काम कर रहे हो अगर उससे तुम अगर बाज नहीं आते हो तो हम तुम्हारे जितने भी कल्चरल साइट्स है सबको खत्म कर देंगे, सब पे बमबारी कर देंगे। तो ये देखिए इंटरनेशनल कन्वेंशन वियना के अगेंस्ट है। यहां पर बोला जाता है कि आप किसी कंट्री के कल्चरल साइट्स को आप नहीं खत्म करेंगे, दिस इज नॉट अ ह्यूमैनिटी, दिस इज नॉट एथिकल, इनफैक्ट दिस इज नॉट अ मोरल थिंग। ठीक है, तो कोई भी कहीं से भी आप करेक्ट नहीं है अगर किसी कंट्री के कल्चरल एरियाज को आप खत्म करते हैं तो, क्योंकि कल्चरल आइडेंटिटी एक आर्ट है, वो कोई जिसको पॉलिटिक्स के साथ या वॉर के साथ इसको नहीं देखना चाहिए। और यही होता है जस्ट कॉजेंस के तहत ये गलत बोला जाता है। जस्ट कॉजेंस का मतलब कि जहां पर कल्चरल साइट इस तरीके के अटैक आपको नहीं करने हैं, दिस इज अगेंस्ट द वियना कन्वेंशन। तो ये सैंक्शन किया गया है वियना कन्वेंशन में, लॉ ऑफ ट्रीटी ऑफ 1969 एंड 1986। ये पूरा ये इसमें क्या है कि वियना कन्वेंशन में कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी गई है, ये नहीं कहा गया है कि ऐसे करना है वैसे करना है, इन वाली चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, नहीं। जैसे क्या हुआ था अफ्रीका में, आप लोगों ने सुना होगा अपार्थीड की प्रॉब्लम, गोरे और काले के बीच में रंग भेद, ये भी जो होता है ये अगेंस्ट है, क्योंकि अगेन ब्लैक एंड व्हाइट ये समझ लीजिए कि जो होता है दिस इज बायोलॉजिकल। ठीक है, यहां पर कोई गॉड की कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है कि कोई गोरा है कोई काला है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द पीपल, अमंग द पीपल। तो इस वजह से ये भी जस्ट कॉजेंस के अगेंस्ट में चला जाता है कि ये काम ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी देखिए दूसरा आ जाता है हमारा ट्रू नेट के बारे में। ट्रू नेट ये भी अगेन ऐसे ही पूछ देगा कि ट्रू नेट का मतलब क्या है। तो देखिए ट्रू नेट का मतलब होता है टीबी जिनको भी है, ट्यूबरकुलोसिस जिनको भी है, उनके लिए ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू आप फटाफट चेक कर सकते हैं कि किसी को टीबी हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे क्या होता है बीपी की मशीन हो गई, या फिर जो होता है शुगर की मशीन हो गई, हल्का सा ब्लड लिया जाता है, तुरंत वो मशीन लगाया जाता है और आपका बता देता है कि कितना शुगर कंटेंट है। सेम वैसे ही ट्रू नेट बनाया गया है टीबी के लिए, जहां पर आप फटाफट टेस्टिंग करके फटाफट बता सकते हैं। अदरवाइज टीबी के लिए क्या करना पड़ता है, टीबी के लिए करना होता है एक्सरे, एक्सरे लिया जाता है चेस्ट का, तब पता चल पाता है कि एक्चुअल में टीबी है या नहीं है। तो दिस इज अ इंडिजिनस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टूल फॉर टीबी डायग्नोस्टिक्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर्स है वो है तुलु लैंग्वेज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, जैसे हमारे पास अगर पॉलिटी में बात करें तो पॉलिटी में हमारे पास कुछ लैंग्वेज को लेकर के शेड्यूल्स बनाई गई हैं। शेड्यूल 8, ठीक है, शेड्यूल 8 में रखा गया है क्लासिकल लैंग्वेज को। क्लासिकल लैंग्वेज, आप लोग बताइएगा क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है। दोज हु नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। क्लासिकल लैंग्वेज में फिलहाल रखा गया है 22 लैंग्वेज को। शुरू में ये लिया गया था 14 लैंग्वेज को केवल और केवल, बाद में इसको अलग अलग अमेंडमेंट के थ्रू 22 कर दिया गया है। ठीक है, अब 22 कर दिया गया। एक्चुअल में क्या होता है, फायदा इससे ये होता है कि एक नया डिपार्टमेंट बन जाता है, इस लैंग्वेज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से हुआ क्या है कि जो साउथ इंडिया के जो लोग हैं, साउथ इंडिया का मतलब कर्नाटक और केरल के कुछ लोग हैं, कर्नाटक और केरल के कुछ डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि जो तुलु लैंग्वेज है इसको हमें शेड्यूल नंबर 8 में इंक्लूड कर देना चाहिए, क्योंकि ये लैंग्वेज काफी ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है और इस समय ये विलुप्त होते जा रही है, ये इंडेंजर्ड होते जा रही है। तो हमें इस लैंग्वेज पे काफी ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, इस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ऐसा बोला गया साउथ इंडिया के लोगों के द्वारा। तो चलिए फिर जरा फटाफट देख लेते हैं क्या चीज है तुलु के बारे में। तो तुलु इज अ टेक्स्ट बुक लैंग्वेज ऑफ लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन। ये एक द्रविडियन लैंग्वेज है whose speakers are concentrated in 2 coastal district of कर्नाटक एंड केरल। ये जो है जैसे साउथ में क्या है, सप्त भाषा संगम भूमि बोला जाता है, 7 भाषाओं का संगम है। तेलुगु और ये जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासिकल लैंग्वेजेस है उनमें सप्त भाषा संगम में बोला जाता है। उसमें से जो हमारी तुलु लैंग्वेज है ये एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो जाती है, जो कि इसी 7 में से एक हो जाती है। और यही रीजन है कि जिसमें बोला जा रहा है कि तुलु लैंग्वेज को भी हमें इंक्लूड कर देना चाहिए इस शेड्यूल नंबर 8 में। क्लियर। इसके अलावा देखिए एक प्रोक्लेमेशन भी साइन किया गया है, ये इंटरनेशनल प्रोक्लेमेशन है। क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरनेशनल प्रोक्लेमेशन के थ्रू। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था इसी तरीके से कि बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है, तो दिस इज रिलेटेड विद व्हाट, दिस इज रिलेटेड विद वुमेन। ठीक है, इसके अलावा ऐसे ही मॉस्को डिक्लेरेशन हो गया जो कि टीबी से रिलेटेड है, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन हो गया ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ डिक्लेरेशंस हैं, सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो न्यूज में रहता है केवल वही आपको याद करने की जरूरत होती है। ऐसे येल्लो प्रोक्लेमेशन के बारे में बात करें तो देखिए ये यूनेस्को की एक मीटिंग हुई थी चाइना में, हुनान प्रोविंस में। हुनान प्रोविंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हुनान प्रोविंस में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये बोला गया था कि जितनी भी लैंग्वेज है, द लैंग्वेज
विच आर ऑफ क्लासिकल एंटिटी, उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है। इट हैज अडॉप्टेड एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंग्वेज रिसोर्स प्रोटेक्शन इन चाइना। ठीक है, तो ये हो जाता है येलो के बारे में। इसके अलावा देखिए यूनेस्को का एक एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर प्रोग्राम है। ये क्या है, वर्ल्ड में जितने भी लैंग्वेज हैं जो इंडेंजर्ड हो गए हैं या जिनको खतरा है या खत्म होने का एक डर है, उन लैंग्वेज को इस एटलस के द्वारा लोकेट किया जाता है, जो कि यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। इसमें दिस इज अ टूल टू रेज अवेयरनेस अबाउट लैंग्वेज एंडेंजरमेंट एंड द नीड टू सेफगार्ड द वर्ल्ड्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट बनाया गया है इंडेंजर्ड लैंग्वेज प्रोजेक्ट, जहां पर जितनी भी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज इंडेंजर्ड हो गई है, उनको रखा गया है। इसमें रफली 201 इंडेंजर्ड लैंग्वेज हैं जो कि इंडिया में है और 70 लैंग्वेज नेपाल की रखी गई है। नेपाल से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज रहती है जिसका नाम है सेके लैंग्वेज। ये सेके लैंग्वेज क्या है, नेपाल के कुछ लोगों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन अभी क्या है कि नेपाली लैंग्वेज बोली जाती है। नेपाली जो होती है इतना ज्यादा डोमिनेंट हो गई है कि अब ये सेके लैंग्वेज वल्नरेबल कैटेगरी में चली गई है, सॉरी इंडेंजर्ड कैटेगरी में चली गई है। और इंडेंजर्ड कैटेगरी होने का मतलब है कि कुछ सालों में ये अब विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सेके में भी कंसीडर्ड टू बी अ डेफिनेटली इंडेंजर्ड लैंग्वेज अंडर यूनेस्को एटलस ऑफ वर्ल्ड्स लैंग्वेज इन डेंजर। क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए टुलु लैंग्वेज के बारे में एक और कुछ छोटी छोटी चीजें दी गई हैं कि मणिपुरी और संस्कृत से ये ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, तो इसलिए इसको 8 शेड्यूल में रख देना चाहिए। बाकी 8 शेड्यूल के पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, जैसे आर्टिकल नंबर 344 और आर्टिकल नंबर 351, ये दोनों लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसके अलावा 350B ये भी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। शेड्यूल 8 पता ही है क्लासिकल लैंग्वेज, 22 क्लासिकल लैंग्वेज है। रिसेंटली 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये 4 लैंग्वेज जोड़े गए थे, बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथल। क्लियर हो गया। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिफेंस रिलेटेड कुछ नए कुछ सिस्टम है। जैसे एक सिस्टम है जिसमें INS सुमेधा का हमारा ये हमारा नेवल सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो नेवल सिस्टम है फिलहाल अभी सोमालिया में फंसे हुए लोगों को निकाल करके लेकर के आया है। तो दिस इज बेसिकली पेट्रोलिंग वेसल। ठीक है, सर्विलांस और पेट्रोलिंग का काम करता है। और ये जैसे अभी फिलहाल जैसे सोमालिया के डाकू को बचा करके ले आने वाली बात है। तो ये क्या है, इसमें द शिप हैज अ वेपन एंड सेंसर सिस्टम, लेटेस्ट नेविगेशनल एंड अर्ली वार्निंग रडार, उसके अलावा चैफ लॉन्चिंग, ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि ये हाईटेक है। INS सुमेधा ये हाईटेक हमारे पास नेवल सिस्टम है। इसके अलावा दूसरी जो है हमारी करंट अफेयर्स है वो है गोको मॉडल के बारे में। गोको मॉडल का मतलब है गवर्नमेंट ओन कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड। इसका मतलब क्या है, अब जैसे क्या होता है अभी फिलहाल में आर्मी को या मिलिट्री को या किसी को भी हमारे डिफेंस सिस्टम में किसी को अगर मान लीजिए कोई काम करना है, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, तो ये अपना खुद का कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे BRO इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू ये लोग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। इसके अलावा आर्मी अपनी खुद की सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सारे इंजीनियर को रखते हैं। लेकिन होता क्या है, ये सारे लोग बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लेते हैं क्योंकि इनके पास अपना खुद का इक्विपमेंट नहीं होता है, खुद का अपनी चीजें नहीं होती है, अरेंज करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन आर्मी को क्या चाहिए, तुरंत के तुरंत शॉर्ट टाइम में हमें मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम काम चाहिए होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मतलब हाई टाइम पे ये काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, आर्मी ने क्या किया है कि चलो ठीक है, अभी अपना डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत हम लोग क्या करेंगे अब कि जितने प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको हम लोग एक मतलब ऑक्शनिंग कर देंगे और उसके तहत हम लोग प्राइवेट प्लेयर को उठाएंगे। अब प्राइवेट प्लेयर ही हमारा ये सारा का सारा काम करेगा, कंस्ट्रक्शन का काम अगर जो करना रहेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ओन कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड ये एक मॉडल अपनाया गया है जहां पर कॉन्ट्रैक्टर मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे प्राइवेट कंपनीज अब डिफेंस का काम कर रही होंगी। लेकिन इस डिफेंस का काम करने में ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कह लीजिए कि रिक्वायरमेंट लगाई गई है और वो रिक्वायरमेंट ये है कि द सर्विस प्रोवाइड शुड बी इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। पहली बात, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आर्मी की, तो इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में 50 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए और पिछले 3 सालों में ये काम होना चाहिए। यानी कि एक बात तो श्योर हो गई है कि ये केवल और केवल उन्हीं कंपनीज को मौका देंगे जिनके पास हाई एक्सपीरियंस होगा और जिनके पास हाई सक्सेस रेट होगा। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारा ये गोको मॉडल क्लियर हो गया। इसके अलावा जो होता है ये एक्सटर्नल मतलब श्री खटखड़ कमेटी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रीबैलेंसिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेकर के कमेटी बनाई गई थी कि क्या चीजें कैसे करनी चाहिए हमें।
इसके अलावा देखिए कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में भी बताए गए हैं, जैसे सी गार्जियन जो होता है ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो सॉरी पाकिस्तान और चाइना के बीच की है। इसके अलावा विंग राइडर जो होती है वो इंडियन मिलिट्री की एक्सरसाइज है। विंग राइडर के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि अभी ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में अपना इस समय प्रैक्टिस किए हुए, मतलब एक्सरसाइज किए हुए हैं। इसमें हुआ क्या है कि एयर से ये एयरक्राफ्ट में ऊपर है और वहां से पैराशूट के थ्रू कूद करके नीचे आ गए हैं। एक्चुअल में क्या है, दिस इज अ प्रैक्टिस, और लेकिन ये प्रैक्टिस की जा रही है कहां पर, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। इसके अलावा अभी हम लोगों ने एक और किया हुआ है, हिम शिखर करके है, और वहां वो भी हम लोगों ने किया कहां पे है, अरुणाचल में किया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग दिखाना किसको चाह रहे हैं, हम लोग दिखाना चाह रहे हैं चाइना को कि बेटा ज्यादा मत बोलो क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग आपको पकड़ लेंगे। तो चाइना के लिए एक थ्रेट बनाने की, चाइना को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है, और ये इस तरीके के एक्सरसाइजेस किए जा रहे हैं। इसीलिए इंडिया की एक पॉलिसी होती है जिसको बोला जाता है कोल्ड स्टार्ट पॉलिसी। इसमें होता क्या है, इंडिया पहले अटैक नहीं करता है, लेकिन जब अटैक होता है तो फिर उसके बाद पहले तुरंत दौड़ करके ये दूसरे कंट्री का जिनसे भी वॉर हो रहा है उनके एरियाज को कैप्चर कर लेते हैं और फिर फटाफट जो होता है अटैक करना शुरू कर देते हैं। मतलब कोल्ड स्टार्ट का मतलब यही है कि हम लोग शुरू में स्टार्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो बढ़िया से करेंगे। क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए कुछ इसरो की भी हमारे पास करंट अफेयर्स आ जाती है, जैसे एक है चल्लाखेरे जो कि कर्नाटक में इसरो का एक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हब बनाया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा आप जो सुन लीजिए बैकग्राउंड में क्या है। अभी तक हम लोग इसरो के थ्रू क्या होता था, इसरो के थ्रू अभी फिलहाल में सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की जाती थी, बहुत अधिक हम लोगों ने कर लिया। तो चंद्रयान कर लिया, हम लोगों ने मंगलयान कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अब हम लोग मैन को या कह लीजिए ह्यूमन को हम लोग अब प्लैनेट पे, दूसरे ग्रह पे भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 2022 में भेजी जाएगी। क्या नाम है उसका, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन, ये आप लोग को पता भी होगा, गगनयान मिशन। तो इसमें क्या है, हम लोग ह्यूमन को भेजने की कोशिश कर रहे हैं मतलब अंतरिक्ष में, ठीक है। तो अब इस पे आपको रिसर्च भी करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के लिए आपके पास एक ऑफिस भी होना चाहिए, लैब भी होनी चाहिए। तो कहां से करें, सेपरेट लैब है नहीं। सेपरेट लैब बनाने के लिए चल्लाखेरे में ये काम किया जा रहा है। यहां पर एक ट्रेनिंग हब बनाया जाएगा जहां पर लोगों को, मतलब कि एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया जाएगा कि गगनयान मिशन को हमें कैसे सक्सेसफुल करना है। इट विल बी अ बॉडी टू एस्टैब्लिश अंडर इसरो टू कोऑर्डिनेट इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। क्लियर हो गया क्या चीज है पूरा सिस्टम। गगनयान मिशन के बारे में देखिए लिखा हुआ है, इट इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट स्पेस प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड इन इसरो बाय 2022। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी इसरो के बारे में। बाकी देखिए एक और करंट अफेयर्स है जो नासा के आर्टेमिस मिशन के बारे में है। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, आर्टेमिस मिशन क्या है। आर्टेमिस जैसे क्या होता है, ये गॉड को बुलाया जाता है, गॉड। जैसे जो गॉड हो गए आपके चंद्रमा के, मून के, या फिर मंगल, मार्स के, तो इनको आर्टेमिस बोला जाता है। खैर चलिए, इसका कोई मतलब नहीं है। आर्टेमिस एक्चुअल में, आर्टेमिस का पूरा नाम जो है वो है एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस, एरो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरैक्शन विद सन। अब जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां पर ये चीजें लिखी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इस मिशन के बारे में समझ लीजिए। मान लीजिए ये हमारा जो होता है वो सन है, दिस इज सन, ये हमारा सन है, और सन से लगातार क्या निकलती रहती है, सन से लगातार निकलती रहती है सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स बेसिकली ये है क्या, दिस इज एक तरीके से कह सकते हैं फोटॉन्स है, मतलब एनर्जी है। और ये एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में होती है, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेट में लगातार ये एनर्जी निकल रही है। यहां पर हमारे जो है वो है मून, ये हमारी है मून, जो कि मतलब अर्थ के चारों चक्कर वक्कर काट रही है। अब यहां पर कर क्या रहे हैं, दिस विल बी एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मतलब जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो तेजी से करना है। रिकनेक्शन मतलब कि यहां पर जो भी मून के थ्रू हम लोग जितनी भी चीजें देख रहे हैं, बेसिकली वी आर रिसर्चिंग मून। हम लोग मून पर ही रिसर्च कर रहे हैं, यहीं की सारी चीजों को देख रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ये पहली बात एनर्जी कहां से पा रहा है, तो एनर्जी पा रहा है ये सन के थ्रू, और इस सन से जितनी भी फोटॉन्स आ रही हैं या जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स आ रही हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स इसकी हमें स्टडी करनी है, तो दिस इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इस फ्लेयर में कैसे डिफरेंस हो रहा है, क्या डिफरेंस हो रहा है, इसको बोला जाता है टर्बुलेंस। और ये पूरी की पूरी स्टडी जो की जा रही है वो की जा रही है आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है एस्टैब्लिश लूनार आउटपोस्ट, मतलब कि मून पे ही आउटपोस्ट एक बनाएंगे, वहीं पर अपना रिसर्च करेंगे। इन्वेस्टिगेटिंग द मून्स रिसोर्स एंड हाउ दे माइट बी एक्सप्लॉइटेड, कैसे उसके रिसोर्स को निकाला जा सकता है, क्योंकि यहां पर जो है जीनॉन पाया जा रहा है, और जीनॉन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेडिकल काम करने के लिए।
यूजिंग मून एज अ बेस टू एक्सप्लोर मार्स एंड फर्दर इनटू डीप स्पेस। तो मून पे हम लोग पकड़ लेंगे तो उसके बाद मार्स पे, मंगल पे या किसी अन्य जो ग्रह हैं, अन्य प्लैनेट है, उन पर भी हम लोग जाकर के उन पर रिसर्च कर सकते हैं, उनको वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा वी विल ब्रॉडन आवर कमर्शियल एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप। कौन? नासा, इंडिया नहीं है, नासा है, ठीक है। इंस्पायर न्यू जनरेशन एंड इनकरेज करियर इन साइंस एंड टेक, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इन सब चीजों में जो होता है ये सारा का सारा काम किया जाएगा। तो आप लोग को पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा इसरो। बाकी चलिए ठीक है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारा बचा हुआ करंट अफेयर्स एस्ट्रोनॉमी के बारे में है कुछ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन लोगों ने भी इसके पुराने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।